नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों हमने शुरू किया है सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर के अंदर हमने पहला टॉपिक जो था राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार उसको पूरा कर लिया था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं। इस टॉपिक को अपने कंटिन्यू कर रही हैं दोस्तों। आज इसकी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास के अंदर जो हमारे मरुस्थलीय प्रदेश हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले एक दो इन्फॉर्मेशन है, मैं उनके विषय में आपसे बात करना चाहूँगा। एक तो जो आज हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है, जो घोषणा की है उसके विषय में। एक तो आपकी सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा है, सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, और एक आपकी फर्स्ट ग्रेड का भी जो है आवेदन निकलने वाला है दोस्तों। तो आपकी दो भर्तियां अभी आने वाली है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। और उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो ये दिया है कि इसी मंथ के अंदर इन दोनों वैकेंसियों को निकाल दिया जाएगा। यानी अगर इसमें भी ना निकले तो इसका मतलब ये है बहुत ही जल्दी आपकी वैकेंसियां हैं। सेकंड ग्रेड के लिए जो कहा है वो 10,000 के लिए कहा है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो कहा है वो 6,000 वैकेंसीज के लिए कहा है। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन थोड़ी सी उलझन आपके लिए यहाँ पर ये रह सकती है कि ये दोनों भर्तियाँ एक ही साथ आएंगी, और हो सकता है उनके एग्ज़ाम भी बिल्कुल आसपास ही हों, जैसे इन दिनों में हो रहा है कि आप एक पेपर को पूरा करते नहीं हैं, उससे पहले आपका कोई ना कोई दूसरा पेपर आ जाता है। जैसे अभी रीट का हुआ है, और उसके बाद में अभी देखिएगा आपका पटवारी का एग्ज़ाम है, पटवारी के तुरंत बाद में आरएस का एग्ज़ाम है, आरएस के तुरंत उसके बाद में देखिएगा ग्राम सेवक का एग्ज़ाम है। तब तक ये शायद आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी वैकेंसीज भी आ जाए। तो दोस्तों आप तो बस मन लगा करके पढ़ते रहिए। जो आपने पीछे रीट में पढ़ा था वो सारा का सारा आपके बड़े अच्छे से काम में आने वाला है। हर तैयारी नियमितता मानती है। तो दोस्तों दोनों का ही रिस्क अपने को लेना है, दोनों ही फॉर्म भरने हैं और दोनों की तैयारी ही करनी है। अगर आप दोनों में एलिजिबल है तो आपको दोनों ही फार्म भरने होते हैं दोस्तों, और दोनों की तैयारी भी आपको करनी ही पड़ेगी। तो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए कि हमें दोनों विषयों की तैयारी करनी है। अब एक और जो बच्चों के कमेंट भी आते रहते हैं उनको भी मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि एक तो फर्स्ट पेपर का जो कंप्लीट कोर्स अपने द्वारा करवाया जा रहा है ये तो कंटिन्यू है ही है, इसको अपने पूरा कर ही लेंगे दोस्तों। परीक्षा से पहले बड़े अच्छे से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा जो अपना सब्जेक्ट है सेकंड के अंदर हमने एसएसटी की क्लासेस को स्टार्ट किया है, और उसके अंदर अपने जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट और पढ़ाया जाएगा, तो मैं उनको ये बता दूं कि हिंदी की क्लासेस भी आपको करवाई जाएगी। हिंदी की क्लासेस के अंदर मेरा जो प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम आपको जो हिंदी का सारा मैटर करवा दिया जाए, जहाँ तक संभव हो। जो आपके पाठ हैं 9 से 12 के जो भी क्लासेस के पाठ हैं उनको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। जो सीखने वाली चीज़ें हैं, जो समझने वाली चीज़ें हैं, वो सारी की सारी बड़े अच्छे से आपको करवा दी जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। इतना कोर्स आपको करवाया जाएगा, यानी फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट होगा। एसएसटी भी आपका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपने कंप्लीट करेंगे, बहुत जल्दी भी कर लेंगे दोस्तों। तो ये 3 बातें आपके लिए थी, 3 सूचनाएं थी। एक तो सेकंड ग्रेड की भर्ती है, एक फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, और ये इतना जो कोर्स है वो आपको करवाया जा रहा है। और पीडीएफ दोस्तों थोड़ा समय कई बार लग जाता है, लेकिन जैसे ही समय मिलता है मैं आपको डाल देता हूँ पीडीएफ, और सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। मैंने आपको कहा है तो मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें उपलब्ध करवाने ही वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो भी लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, जहाँ पर जा कर के आप कर सकते हैं, जो पीडीएफ है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मेरा आपसे अनुरोध है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके पास में जो रेगुलर इन्फॉर्मेशन है वो आती रहे। क्योंकि कई बार क्लासेज हो नहीं पाती है या कई बार उनका टाइम चेंज हो जाता है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। तो कम से कम उस चैनल को ज्वाइन कर ले। एक और दोस्तों थोड़ी सी सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि आज की क्लास तो अपनी लगेगी ही लगेगी, लेकिन बीच में कुछ 3-4 दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाएगी। किसी अत्यावश्यक कारणों से मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा, जिस कारण से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाऊँगा। तो अगली जो क्लास है वो आपकी वो 13 अक्टूबर को हो पाएगी। अगर उससे पहले संभव हुआ तो 12 अक्टूबर को हो पाएगी, लेकिन 13 को तो कन्फर्म ही है दोस्तों। और उम्मीद है कि 13 को एसएसटी के साथ साथ अपने हिंदी को भी शुरू कर दें। इस क्लासेस को भी शुरू करने का मेरा पूरा मन है। बस थोड़ा सा समय की जो है
अपनी व्यवस्था सही हो जाए तो 4-5 दिन थोड़ा सा अत्यावश्यक कार्य है, इस कारण से वो क्लासेज आपकी नहीं हो पाएगी, बाकी आपकी क्लासेज रेगुलर रहने वाली हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, और बड़े जोश के साथ में शुरू करेंगे क्योंकि अब तो आपको वैकेंसी की सूचना भी मिल चुकी है दोस्तों। ये अपना जो सिलेबस चल रहा था, स्थिति और विस्तार अपने पढ़ चुके थे। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पढ़ रहे थे, और भौतिक प्रदेश के अंदर हम थार का मरुस्थल यानी जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। ये अपने पढ़ रहे थे, और इसके अंदर देखिएगा दोस्तों, हमने जो शुरू किया था बालू का स्तूप, ये वाला, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के इधर वाला पार्ट है, यानी शुष्कतम जो हमारा मरुस्थल है उसको हमने पढ़ना शुरू किया था दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा शुष्कतम मरुस्थल है उसे अपने 2 भागों में बांट रहे थे। शुष्कतम, जो हमारा शुष्कतम मरुस्थल है जिसे हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पहले ये समझ लेना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें पढ़ना क्या है। तो शुष्कतम मरुस्थल को हमने देखिएगा दोस्तों 2 भागों में बांटा था। एक तो था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं, और एक होगा आपका बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और यही हमारे सबसे अच्छे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको अगर ये कहा जाए कि हिमालय पढ़ना है या फिर आप अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ते हो, तो हम उसमें पर्वत की चोटियाँ पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब वहाँ पर अपने पर्वत की चोटियाँ पढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, रेगिस्तान की विशेषता क्या होगी, यहाँ पर बालू का स्तूप ही मिलेंगे ना। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि हमें मैदानी भाग पढ़ना है तो वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अपने मैदान पढ़ेंगे ना। और अगर आपसे कहा जाए कि अरावली पर्वत पढ़ना है तो वही पढ़ेंगे, और अगर आपसे ये कहा जाए कि हम हाड़ौती का पठार पढ़ रहे हैं तो हम क्या कल्पना करेंगे, हमें पठार कौन कौन से वहाँ पर पठार हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पर डिस्कस करनी होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना होता है, तो बालू का स्तूपों के प्रकार हैं, बालू का स्तूप है या नहीं, इसी आधार पर हम बांटते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो अपने पहले देखने वाले हैं, नंबर 1 जो पार्ट अपना देखते हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। नंबर 1, अगर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें और हम ये कहें कि ये प्रदेश बालू का स्तूप मुक्त क्यों है, ये मुक्त क्यों है, क्योंकि ये दोस्तों रेतीला नहीं है बल्कि ये क्या है, पथरीला है। तो पथरीला है तो यहाँ पर आपको जो है बालू का स्तूप कैसे मिलेंगे, बालू का स्तूप नहीं है क्योंकि ये स्थान कैसा रह गया, पथरीला रह गया। यहाँ पर दोस्तों जो हमें पढ़ना है वो हम्मादा के बारे में हमें पढ़ना है, अच्छे से हमें इसको डिस्कस करना है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है। तो इसका विस्तार जो मुख्यतया है हमें मिलता है, एक तो जैसलमेर में, हम कहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसे जैसलमेर में देखते हैं। और दूसरी जो हमारी बात है इसे हम कहाँ देखते हैं, दूसरा जो हमारा इसकी मूल जगह रहेगी वो रहेगी बाड़मेर। इसके अलावा जो तीसरा आप कह सकते हैं तो जोधपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें ये मिलेगा। इन तीनों का एक मिक्स एरिया है। जैसलमेर में भी अगर हम बात करें तो जैसलमेर में रह गया रामगढ़, एक हमारा रह गया लोद्रवा, और एक हमारा रह गया पोखरण। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है, और उसके बाद में हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेशों के विषय में, कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हमारे पास में आती हैं और किन किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है दोस्तों। तो एडिंग डाल लीजिएगा। सबसे पहले जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। आज अपने पहले बालू का स्तूप मुक्त प्रदेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ये कौन सा है, इसके विषय में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हम ये कहें, यहाँ पर थोड़ा सा जैसा भी आड़ा टेढ़ा आपको आता हो, नक्शा आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। इस प्रकार का जो हमारा एरिया हमने बांटा था शुष्कतम मरुस्थल का, तो उसके अंदर ये एक त्रिभुजाकार हमारा क्षेत्र रह जाता है। त्रिभुजाकार क्षेत्र रह गया जिसे अपनी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के रूप में जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ये 3 बिंदु अगर अपने लगाएं तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं जोधपुर, और इधर हम लेंगे जैसलमेर, और इधर अपने लेंगे बाड़मेर। ये वाला एरिया अपना रह गया।
तो ये जो एरिया है ये हमारा एरिया कौन सा आ गया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। मुक्त प्रदेश का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बालू का स्तूप जो है वो किसी प्रकार से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये शुष्कतम प्रदेश के अंतर्गत आता है। किस रूप में आता है दोस्तों, शुष्कतम प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ भी मिलेंगी, इनके विषय में भी अपनी बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए इसी एरिया को जोधपुर जैसलमेर और बाड़मेर के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें एक चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यह क्षेत्र जो है वो पोकरण, मुख्यतः कहाँ कहाँ रह गया, पोकरण फलोदी व बालोतरा के मध्य 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो कहाँ रह गया, पोकरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य का ये 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है वो हमारा क्षेत्र रह गया, जिसे अपने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसे थोड़ा इस प्रकार से भी अपनी समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा त्रिकोण है जिसके विषय में अपने अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पर अपना जो है फलोदी आ जाएगा, यहाँ पर अपना आ जाएगा पोकरण, यहाँ पर आ गया पोकरण और यहाँ पर आ गया बालोतरा। ये हमारा इन तीनों के बीच में जो फैला हुआ क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये हमारा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको पर्वत की श्रृंखलाएं भी मिलती हैं, जिसे अपने कहते हैं मगरा। इसका क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है मगरा। और ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं मेरे दोस्तों, ये बालोतरा से पोकरण के मध्य जो है फैली हुई अवशिष्ट पर्वतमालाएं हैं, अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। इसी के अंदर यहाँ पर आपको जो टॉप है, यहाँ पर आपको मिलेगी त्रिकूट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिकूट पहाड़ी आपको मिलने वाली है दोस्तों, त्रिकूट पहाड़ी। और यहाँ पर देखिएगा जैसलमेर दुर्ग जो है वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। पोकरण और फलोदी के मध्य एक हमारी देखिएगा दोस्तों एक सीरीज़ भी है जिसे हम लाठी सीरीज़ के नाम से जानते हैं, वो भी यहीं पर है दोस्तों। इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी भी है। लाठी सीरीज़ है जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में ही आती है, इसी के पास में है लाठी सीरीज़ है। और यहाँ पर जो है मीठा जल पाया जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमारा रह जाता है। और ये क्या था, हम्मादा मरुस्थल हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। कौन सा मरुस्थल कह सकते हैं, इसे अपने हम्मादा मरुस्थल कह सकते हैं। इसके बाद में यहाँ जो नीचे हमारा रह जाता है उसको अपने रेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रेग। अब एक एक चीज़ को अपने रेग क्या होता है, कंकर पत्थर मिश्रित जो है वो हमारा मरुस्थल होता है। तो देखिएगा हम कौन से स्थल की बात कर रहे हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो कि पोकरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य फैला हुआ है। पोकरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य ये पथरीला मरुस्थल है, इसलिए यहाँ पर रेगिस्तान नहीं पाया जाता है, यहाँ रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो चट्टानें हैं, इसलिए हम इसे पथरीला होने के कारण बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। ये हमारा जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर बड़े रूप में देखें और छोटे रूप में हम देखें तो इसे ले लेंगे। और ये जो हमारा एरिया है, ये बालू का स्तूप मुक्त वाला जो है वो हमारा शुष्कतम मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है। शुष्कतम मरुस्थल प्रदेश कौन सा है, जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल का ही हिस्सा है, जो कि 25 सेंटीमीटर जो हमारी रेखा है उसके पश्चिम में रह गया, जिसके विषय में अपनी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, और अब एक एक करके जो इसमें मुख्य चीज़ें आती हैं उनके विषय में हमें बात करनी है, जहाँ पर जो जो चीज़ें हमारे पास में आई हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक नाम देखा था, हम्मादा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हम्मादा जो है, ये हम्मादा क्या होता है, हम्मादा किसे कहते हैं हम। तो हम्मादा क्या है दोस्तों, वास्तव में ये एक चट्टानी मरुस्थल जो होता है उसे ही हम हम्मादा के नाम से जानते हैं। चट्टानी मरुस्थल को हम क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार जो हमारे राजस्थान में है उसे अपने, वैसे ये याद रखिएगा जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसे हम हम्मादा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पोकरण, यहाँ जो चीज़ आपको याद रखनी है, पोकरण, फलोदी, पोकरण, फलोदी और
बालोतरा के मध्य, पोखरण फलोदी और बालोतरा के मध्य है, पोखरण फलोदी और बालोतरा के मध्य स्थित पथरीला या चट्टानी त्रिभुजाकार मरुस्थल जो है उसे हम क्या कहते हैं, हमादा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। ये हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर ये जो हमारा पहला पार्ट होता है, भौतिक प्रदेश में हमेशा समय लगता ही लगता है। भौतिक प्रदेश और जलवायु ये 2 टॉपिक है जिसमें आपके 15 दिन लग जाते हैं दोस्तों। बाकी सिलेबस आपका जल्दी से हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर फैक्ट होते हैं, तो उन्हें तो अपने पीपीटी के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर चाहता तो इन्हें भी पीपीटी के माध्यम से हम जल्दी कर सकते थे, लेकिन वो समय के अनुकूल होता है। अगर हमारे पास में समय कम हो तब हम उस मेथड को अपनाते हैं। अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, पर्याप्त समय है, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा। सारी चीज़ें आपको अच्छे से करवाई जाएगी, अच्छे से हम एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। इसके बाद में हमादा के बाद में दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, सीज जो है वो यहीं पर बनाया गया है। सीज क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको वैसे कहेंगे सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। क्या नाम रहेगा, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। ये जो है यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा था पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की जो विशेषता हमने ली थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा की संभावनाएं हैं। यहाँ पर सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जैसा कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए माना जाता है 300 दिन सूर्य तप हमें प्राप्त होना चाहिए, तो वहाँ पर अनुकूल दशाएँ हमें देखने को मिलती है। इसलिए तो सीज भी यहाँ है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। यह है हमादा में स्थित सौर ऊर्जा की अधिकतम उत्पादन की संभावना वाला क्षेत्र है। संभावना वाला ये क्या है, क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको हमें यहाँ पर याद करनी है। अब इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, और उसके बाद में हम देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है, हमादा के बाद में जो हमें पढ़ना है वो है रेग। रेग क्या होता है दोस्तों, रेग भी वैसे एक मरुस्थल ही होता है। ये देखिएगा पीछे हमने यहाँ पर देखा था, ये वाला जो हमारा हिस्सा रह गया। ये रेग क्या होता है, तो हमादा जो है उसके चारों ओर स्थित जो हमारा पथरीला मरुस्थल है, पथरीला या फिर हम कहें कि कंकर पत्थर युक्त जो मिश्रित मरुस्थल होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेग कहते हैं। वैसे देखिएगा दोस्तों, अगर हम मरुस्थल की बात करें तो 3 शब्द आते हैं हमारे पास में। मरुस्थल है, रेगिस्तान है और इंग्लिश में डेजर्ट आता है। वैसे डेजर्ट की जो परिभाषा होती है, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा का औसत रहता है, उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। उसका वैसे तो हमारे दिमाग के अंदर डेजर्ट शब्द लेते ही ये आता है कि जहाँ पर रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, और उसे अब रेगिस्तान कहेंगे या उसे अपने डेजर्ट कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट होता है। ये भी आपने नाम सुना होगा, लेह जो हमारा है वो कोल्ड डेजर्ट में आता है। तो वहाँ तो बर्फ़ है, फिर वो कैसे डेजर्ट हो गया, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वो स्थान जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा का औसत रहता है उसे अपने क्या कह देते हैं, डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में डेजर्ट है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम कहते हैं मरुस्थल। हमने क्या कहा, मरुस्थल कहा, यानी मरुस्थल जो, और मरु का अर्थ होता है रेत, यानी रेत वाला जो स्थल है हम उसे कह सकते हैं। अब देखिएगा रेगिस्तान भी कहते हैं हम इसे। रेगिस्तान क्यों कहेंगे, रेग जहाँ पर है उसे अपने रेगिस्तान कहेंगे। और रेग क्या होता है, एक भौतिक विशेषता है, ऐसी भौतिक विशेषता जहाँ की जो ज़मीन है उसके अंदर रेत और कंकर पत्थर का मिश्रित मरुस्थल पाया जाता है, उसे हम रेग के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारे वाला क्या है, इसलिए हम यहाँ को रेगिस्तान भी बोल देते हैं। असल में इंग्लिश वाला वर्ड है जो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंग्लिश में एक ही होता है डेजर्ट। डेजर्ट 2 होते हैं, कोल्ड भी होता है और हॉट डेजर्ट भी होता है। हम
हॉट डेजर्ट में रहते हैं, लेकिन जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, कोई वृष्टि छाया प्रदेश हो सकता है ऐसा जो पर्वतों के बीच में है, जहाँ बर्फ़ है लेकिन वहाँ पर वर्षा नहीं होती है दोस्तों। तो वर्षा नहीं होती तो उसे अपने डेजर्ट कह देंगे। तो रेगिस्तान यहीं से निकला हुआ एक शब्द है, इसमें आप नोट कर लीजिएगा। जो हमारा हम्मादा है, हम्मादा के चारों ओर फैला कंकर, पत्थर, रेत युक्त मिश्रित मरुस्थल जो है उसे हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, उसे अपने रेग कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपने मरुस्थल शब्द लिख देते हैं दोस्तों। ये जो मरुस्थल क्षेत्र होता है वो रेग कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है रेग की बात आपको समझ में आ गई होगी। रेग है, हमादा है, एक और शब्द आता है ईर्ग, उसे भी हम समझेंगे। ईर्ग देखिएगा, हमादा तो कौन सा हो गया, पथरीला मरुस्थल हो गया। रेग जहाँ पर रेत भी है और कंकर पत्थर भी है। लेकिन जो ईर्ग है वहाँ पर दोस्तों वनस्पति विहीन क्षेत्र होता है, जहाँ पर रेत ही रेत होती है। तो इस स्थान को अपने ईर्ग के नाम से भी जानते हैं। वो भी आगे शब्द आ जाएगा, लेकिन अब अपने कंटिन्यूस रखते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पेपर चाहे कोई सा भी हो, आप इसके बाद में तो आरएस मेंस की परीक्षा भी दे सकते हैं, इतना अपने डिटेल में और अच्छे से कर रहे हैं। मगरा, अब देखिएगा मगरा क्या है। मगरा अभी हमने इसकी चर्चा की थी। देखिएगा दोस्तों, मगरा कहाँ गया, तो मगरा ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है, बालोतरा से पोखरण के मध्य की जो हमारी एक पहाड़ियों की श्रृंखला रहेगी, जिसे अपने क्या कहते हैं, मगरा के नाम से जानते हैं, इसे अपने मगरा कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसके विषय में इसको लिख लेते हैं, इसको समर्पित करते हैं थोड़ा सा समय। तो मगरा जो है, मगरा क्या है, बालोतरा से पोखरण के मध्य, बालोतरा से पोखरण के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ। अब अवशिष्ट का मतलब आप जानते होंगे, किसी समय में ये पूरी बहुत बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है इनका अवशिष्ट यानी कटा फटा रूप जो है वो शेष रह गया, उसे हम मगरा के नाम से जानते हैं, उसे ही हम मगरा कहते हैं। उसके बाद में एक चीज़ अपने और देखेंगे, क्यों ये आप इनको रेगिस्तान की शब्दावली के रूप में याद रख सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। एक यहाँ पर जो आपकी इम्पोर्टेंट रह गई वो है त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके विषय में हमें चर्चा करनी है। त्रिकूट पहाड़ी कौन सी थी दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा हमने लिखा था त्रिकूट पहाड़ी, है ना, ये वाली, इसी मगरा के अंतर्गत ही रह जाती है त्रिकूट पहाड़ी। अब देखिएगा त्रिकूट पहाड़ी क्या है, इसको एक लाइन समर्पित करते हैं अपने। तो ये जो मगरा की त्रिकूट पहाड़ी है, मगरा की त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग स्थापित है। जैसलमेर दुर्ग बना है, जैसलमेर दुर्ग यहाँ पर बना हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर पहले स्थित नगर, यहाँ पर जो पहले नगर स्थित हुआ करता था, पहले स्थित नगर वल्ल कहलाता था। उसे हम क्या कहते थे दोस्तों, वल्ल कहा करते थे, वल्ल कहलाया करता था। यहाँ का जो क्षेत्र है वही वल्ल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और लिखते हैं अपने, जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, मांड। यह नाम आपने खूब सारा सुना होगा, मांड गायिका, है ना, मांड शैली के रूप में भी सुना था। ये हमारी भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत भी आता है। तो हमने ये लिखा है ना वल्ल, है ना, तो वल्ल को आप समझ ही गए होंगे, मगरा पहाड़ियों में ही है त्रिकूट पहाड़ी। तो आप इसमें देखिएगा वल्ल क्षेत्र, या हम कह सकते हैं जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर वाला स्थान ही रह गया। जैसलमेर जो है इसके चारों ओर मांड जाति का निवास क्षेत्र होने के कारण ये क्या कहलाता था, निवास क्षेत्र होने के कारण ही ये मांड प्रदेश कहलाता था। इसे अपने मांड प्रदेश के नाम से जानते थे दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जाननी। यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों लाठी सीरीज़ के विषय में। आगे अपने इसको और डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी इसके संदर्भ में जो कुछ भी हमें इसके लिए जानना है उन चीज़ों को अपने अच्छे से समझ लेते हैं। लाठी सीरीज़ कहाँ है, इसको जैसलमेर में कहेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक लाइन आपको लिखनी है, ट्रियासीन, भौगोलिक दृष्टि से ट्रियासीन युग की अवसादी चट्टानों का क्षेत्र, चट्टानों का क्षेत्र। तो देखिए कि ट्रियासीन युग की अवसादी चट्टानों का ये क्षेत्र है। ये कहाँ है, इसको अपने आगे जब इसके संदर्भ में पहले पूरे रेगिस्तान को पढ़ लेंगे फिर अपने इसके विषय में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आपको लोकेशन के हिसाब से मैंने बता दिया, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है। लाठी सीरीज़ के बाद में हम एक और शब्द लिख लेते हैं, नखलिस्तान। ये क्या होता है दोस्तों, इसे अपने मिराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिराज। इसे अपने मिराज के नाम से जानते हैं, या फिर इसे अपने ओएसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओएसिस भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, ये है क्या भला, आइए समझते हैं इसको, ये क्या चीज़ है। तो नखलिस्तान क्या है, लाठी सीरीज़ के क्षेत्र में ही भूमिगत जल भंडार के कारण यहाँ पर जो वनस्पति आवरण का क्षेत्र हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, उसे हम नखलिस्तान कहते हैं। यानी रेगिस्तान के अंदर जो हरा भरा बाग हो गया है ना, जो हरा भरा, क्योंकि रेगिस्तान में अपने कल्पना नहीं कर सकते, यहाँ पर जो है हरियाली का बाग लगा हुआ आपको मिलता है, हरियाली का क्षेत्र मिलता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हरियाली वनस्पति होती है, क्योंकि लाठी सीरीज़ के अंदर भूमिगत जल के भंडार हैं, तो इसलिए यहाँ पर वनस्पति आवरण हमें देखने को मिलता है, वही जो कि नखलिस्तान या ओएसिस के नाम से जाना जाता है। विशेषतः ये सेवण घास का क्षेत्र है। कौन से घास का, सेवण घास का ये क्षेत्र माना जाता है। 2 लाइनें हम इसको लिख देते हैं। लाठी सीरीज में भूमिगत जल का भंडार जो कि वनस्पति के आवरण से ढका है, यही जो क्षेत्र है वो कहलाता है। इसमें अपने विशेषतः सेवण घास को भी यहाँ पर नोट कर ले सकते हैं। घास के कौन कौन से प्रकार हैं वो सारी चीज़ें अपने आगे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, जिनके विषय में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। ये वाला जो एरिया था दोस्तों, समझते हैं इसको, ये वाला जो हमारा एरिया है ये बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के मध्य इसके नीचे रेग है, इसके चारों ओर आपको मांड भी मिल जाएगा। जैसलमेर के चारों ओर जो आपको मांड क्षेत्र मिलता है। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है मगरा पहाड़ी है, बालोतरा से इसके मध्य, और इसी की एक पहाड़ी है त्रिकूट पहाड़ी दोस्तों, जहाँ पर जैसलमेर का किला बना हुआ है। लाठी सीरीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हमादा है, रेग है, रेग जो कंकर पत्थर से मिश्रित जो हमारा मरुस्थल होता है उसे कहते हैं हम। इसके अलावा दोस्तों मगरा, त्रिकूट, मांड, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें इतनी ही चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है। लाठी सीरीज है, नखलिस्तान है, मिराज है, ओएसिस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे बालूका स्तूप युक्त प्रदेशों के विषय में, जो भी हमारे लिए जानना अनिवार्य है, कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। यहाँ से भी आपके अच्छे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ये कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पर देखिएगा हमने लिखा था पहला बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश था, जिसके विषय में हमने चर्चा कर ली थी। ये इसका दूसरा भाग है शुष्कतम मरुस्थल का। शुष्कतम मरुस्थल कौन सा, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा पश्चिमी क्षेत्र हमारा बांटा गया है, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिसे हमने बालूका स्तूप युक्त और मुक्त के रूप में बांटा था मेरे प्यारे दोस्तों। तो बालूका स्तूप युक्त प्रदेश यानी जहाँ पर बालूका स्तूप
पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो है बालुका स्तूप के प्रकार कौन कौन से हैं, बालुका स्तूप कौन कौन से होते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि बालुका स्तूप जो है, बालुका स्तूप होता क्या है, रेत का ढेर है। बालुका स्तूप यानी बालू का ढेर, इस प्रकार से रेत जमा होकर के जो बालू का स्तूप बन जाता है दोस्तों। और दोस्तों क्या ये स्थायी होते हैं? तो स्थायी नहीं होते हैं। पहाड़ तो चट्टान होती है, एक बार जहाँ बन गया वहाँ से आगे सरकता नहीं है, लेकिन जो बालू का स्तूप है वो तो मिट्टी है, मिट्टी का ढेर एक जगह लग गया, वो आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, उसमें बहुत सारे विचलन की संभावनाएं मौजूद होती हैं। तो बालू का स्तूप के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं उनके विषय में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है दोस्तों। बालू का स्तूप के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं ये हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो प्रमुख प्रकारों में जो आते हैं उसमें से सबसे पहला जो आपको प्रकार है वो याद करना है, ए बी या किसी भी रूप में आप डाल सकते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप ये कौन से होते हैं, इनके विषय में अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इन्हें पहली बात तो इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। इन्हें रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। पहली बात तो इसका उपनाम आ गया रेखीय बालू का स्तूप, इसे हम रेखीय बालू का स्तूप के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये होते कौन से हैं इसको याद रखिएगा। ये बालू का स्तूप पवन की दिशा के समानांतर तथा पवन की गति के मंद होने से निर्मित होते हैं। ये आपको याद करना है दोस्तों। तो ये बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं इसको भी थोड़ा समझेंगे। पहले ये देख ले ये कहाँ कहाँ पर होते हैं सर्वाधिक। एक तो आपको ये मिलेंगे जैसलमेर में, जैसलमेर के अलावा आपको मिल जाएंगे बीकानेर में, बीकानेर के बाद में इसका जो एरिया आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा सूरतगढ़ का। यहाँ पर आपको अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप मिल जाएंगे। हमने क्या कहा, ऐसे बालू का स्तूप जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, पवन की गति के मंद होने से ये निर्मित होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा, हम इसे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिएगा ये रह गई हमारी पवन की दिशा, पवन इस प्रकार से जा रही है, पवन की एक दिशा निश्चित देखिए दिशा है, और जब ये मंद हो जाती है तो ये जो मिट्टी बह करके जा रही थी ये यहीं पर अपना ढेर डालना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से जिस बालू का स्तूप का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य या फिर रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। ये जो हमारी पवन की दिशा है, पवन की दिशा के समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर होता है दोस्तों। जब इसकी गति मंद हो जाती है, मंद गति होने के कारण ये बनते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा हम यूँ कहें कि ये जो हमारी पवन की दिशा है ऐसे जा रही है, ये हमारी पवन की दिशा इस प्रकार से जा रही है, तो इसके समानांतर देखिएगा इस प्रकार से जब बालू का स्तूप बन जाते हैं, समानांतर जो बालू का स्तूप बन जाते हैं, तो ये बालू का स्तूप जो हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। यहाँ पर आपको जो विशेषता बात याद रखनी है, पवन की दिशा के समानांतर है या फिर समकोण पे है, ये चीज़ें आपसे पूछें। समानांतर है अनुदैर्ध्य है, समकोण पर है तो वो अनुप्रस्थ होता है। समकोण होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? वो अनुप्रस्थ के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रकार है हमारा उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जो दूसरा हमारा प्रकार रहेगा वो रहेगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा रह गया? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप।
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के विषय में हमें पढ़ना है। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन सा होता है दोस्तों? जो पवन की दिशा के समकोण पर बनता है। तो इसको पहले एक लाइन इसमें लिख लीजिएगा, पवन की दिशा के समकोण पर, पवन की दिशा के समकोण पर पवन के मार्ग में बाधा या अवरोध आने पर बनने वाला स्तूप, बालू का स्तूप जो है वो क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा, अनुदैर्ध्य का हमने क्या कहा? पवन रेत को लेकर के जा रही थी, कोई बीच में कुछ भी नहीं आया, लेकिन गति मंद हुई तो वहाँ पर मिट्टी इकट्ठी होती चली गई, इससे समानांतर बन गई। लेकिन हम कहें कि पवन जा रही थी लेकिन उसके बीच में कोई अवरोध आ जाने की वजह से जो बालू का स्तूप बनेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मानते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये है हमारी पवन की दिशा, पवन इस प्रकार से जा रही है, ये पवन की दिशा है, ये पवन की दिशा है। इस पवन की दिशा के समकोण पर, यानी मान लीजिएगा यहाँ पर कोई अवरोध आ गया, यहाँ पर कोई अवरोध आ गया और यहाँ पर इसमें क्या हो गई? मिट्टी जमा होनी शुरू होगी। इस प्रकार से जो मिट्टी जमा होने के कारण जो बालू का स्तूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। ये होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये कोई भी बाधा या फिर हम इसको अवरोध कह सकते हैं, बाधा या अवरोध के आने से बनता है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे जो बालू का स्तूप है सर्वाधिक आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको मिलते हैं बाड़मेर में और आपको मिलेंगे साथ ही साथ जोधपुर में। ये कहाँ मिलेंगे? बाड़मेर या जोधपुर में आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रकार हम देख लेते हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बरखान, और आरपीएससी कई बार उसको बरछान भी लिख देती है। ये बरछान लिखा हुआ भी आया है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें याद रखनी है, पहली बात कि ये जो बरखान शब्द है, बरखान शब्द जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ये जो बरखान शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। बरखान किस भाषा का शब्द है? तो बरखान जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है और इस बरखान का जो अर्थ होता है वो होता है अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप। यानी आपने डी देखा होगा, अर्ध चंद्राकार यानी इस प्रकार का, ये आधा चांदा हो गया ना, इसी प्रकार का होता है अर्ध बालू का स्तूप। ये जो है वायु भंवर के द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें एक लाइन आप लिख लीजिएगा, वायु भंवर के कारण निर्मित अर्ध चंद्राकार जो बालू का स्तूप है, अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप जो है उसे ही हम क्या कहते हैं? बरखान के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब ये कहाँ है? सबसे ज़्यादा सीकर, और सीकर के अंदर जो हमारा मंथा नदी का बेसिन है, मंथा नदी बेसिन है, या फिर हम कहें चूरू का देखिएगा भालेरी गांव जो है वो प्रसिद्ध है। ये बहुत ही ज़्यादा चलने फिरने वाले होते हैं दोस्तों, तो इसलिए ये चलायमान ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़े से खतरनाक भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। बरखान का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा आता है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। बरखान हो सकता है आप रात को चारपाई पे सोए और सुबह उठा तो आपके घर के आगे, झोंपड़ी के आगे क्या मिल गया? आपको एक बालू का स्तूप मिल जाए, फिर अगले दिन उठे तो वो गायब था। हालांकि इतना गतिशील होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद करने की दृष्टि से रख सकते हैं। ये इनकी गति ज़्यादा होती है, थोड़ा सा नुकसान इनसे ज़्यादा होता है। तो बरखान, बरछान, कोई सा भी शब्द आए, ये बनते कैसे हैं? वायु भंवर के कारण इनका निर्माण होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा ये दो प्रकार के वायु भंवर इस तरह से आए, और इस तरह से जो हमारा अर्ध चंद्राकार जो बालू का स्तूप बन गया, ये वाला जो हमारा अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप बना,
अर्धचंद्राकार, इसकी आकार के कारण ही ये क्या कहलाता है, ये अर्धचंद्राकार यानी बरछान के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम बरखान या बरछान कहा करते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो अगला हमारा प्रकार है, हम सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, एक एक चीज़ को हम समझ करके जाएंगे। वो है हमारा शब्र काफिजा। कौन सा काफिजा? शब्र काफिजा। शब्र काफिजा। अब ये कौन सा होता है, ये देखिएगा दोस्तों, जब पवन चल रही है, पवन की गति मंद हो गई, कोई रास्ते में उसको झाड़ी मिल गई, कोई उसको झाड़ी मिल गई, जैसे मान लीजिएगा ये पवन जा रही है, पवन जा रही है, लेकिन रास्ते के अंदर उसको ये क्या मिल गई, एक झाड़ी मिल गई, तो पवन की गति क्या हो गई, पवन की गति हो गई मंद। मंद होने से ये यहाँ पर क्या कर देगी, मिट्टी डाल देगी, और मिट्टी डालने से ये जो स्तूप बनेगा, इसी स्तूप को हम क्या कहते हैं, शब्र काफिजा के नाम से जानते हैं। ये नवचंद्राकार होता है, नया स्तूप होता है। बीकानेर जिले में ऐसे आपको ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे। पवन, इसमें लिख लीजिएगा एक लाइन, पवन की गति मंद होने से, पवन की गति मंद होने से झाड़ियों के एक ओर निर्मित, झाड़ियों के एक ओर ही मिलेगा, एक ओर निर्मित, एक ओर निर्मित नवचंद्राकार, इसको अपने नवचंद्राकार कहेंगे, नवचंद्राकार बालू का स्तूप जो होता है उसे हम शब्र काफिजा कहते हैं। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, पवन जा रही थी, मिट्टी उसके साथ में थी, रास्ते में कोई झाड़ी मिली थी, और वहाँ पर जो इसकी गति कम हो गई, उसको देख कर उसने मिट्टी वहाँ हो गई, और वहाँ पर एक तरफ जो मिट्टी जमा हो गई, एक और मिट्टी जमा होने के कारण उसको अपने नवचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। ये कोई बहुत बड़े बालू का स्तूप विशालकाय आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो इसका मुख्य स्थान आपको बीकानेर का मिलेगा। अगर आपको इनके दर्शन लाभ करने हैं, तो फिर इनके दर्शन लाभ के लिए आप जो हैं कहाँ जाएंगे, आपको बीकानेर में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इसके दर्शन हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद में कुछ एक तो बालू का स्तूप और हैं जिनके विषय में हम डिस्कस करना चाहेंगे। इसके बाद में जो हमारा ये कौन सा था, सी आ गया, डी जो है, इसके विषय में बात करते हैं, पैराबोलिक, पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप कौन सा होता है दोस्तों, ये देखो झाड़ियों के सहारे विकसित होता है, और इसे ही अपने पैराबोलिक कहते हैं। झाड़ियों के किनारे विकसित होने के कारण ही ये कुछ शब्र काफिजा की तरह ही होता है, लेकिन ये बहुमुखी होता है। इसमें और इसमें देखिए, शब्र काफिजा कैसा है, अभी भी नवचंद्राकार है, चंद्राकार होता है, लेकिन पैराबोलिक का कोई मुख नहीं होता है, ये बहुमुखी होता है, इसलिए इसका नाम थोड़ा सा अलग आता है। यहाँ पर एक लाइन आप इसमें लिख सकते हैं, झाड़ियों के सहारे, झाड़ियों के सहारे। जब आप रेगिस्तान में जाएंगे तो अपने झाड़ियों के आसपास ही आपको रेत देखने को मिलेगी, ये उन्हीं के कारण विकसित होती हैं। झाड़ियों के सहारे विकसित बहुमुखी, बहुमुखी बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। देखिएगा उसमें और इसमें अंतर यही है, एक तो ये आपको बीकानेर में ही ये मिलेंगे, झाड़ियों के किनारे विकसित होगी, लेकिन बहुमुखी हैं, इनका कोई आकार विशेषता नहीं है। मिट्टी जा रही थी और रास्ते में उसको क्या मिल गई, झाड़ियाँ मिल गई, तो उसके चारों तरफ जो है वो मिट्टी देखिए जमा हो गई, और उससे जो बनेगा उसे अपने पैराबोलिक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये हमारी कोई एक झाड़ी रह गई इस प्रकार की, उसके चारों ओर जो है वो मिट्टी जमा होने से जो बालू का स्तूप बनेगा, उसे अपने पैराबोलिक का मतलब आप ले सकते हैं बहुमुखी, जिसके बहुत सारे मुख हों, उसे अपने कहेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक दो बालू का स्तूप और हैं जिनके विषय में अपनी चर्चा कर लेते हैं। अगला जो हमारा आ गया, ई डाल लेते हैं अपने, तारानुमा, तारानुमा या फिर स्टार बालू का स्तूप, स्टार बालू का स्तूप। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने क्या कहा, स्टार बालू का स्तूप, यानी इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति कैसी है, तारे के समान, तारे के समान हो गया, इसलिए अपने इसको स्टार बालू का स्तूप कहते हैं दोस्तों। बस इसमें और कुछ है नहीं। ये कहाँ पर मिलेगा, तो आपको इसके दर्शन करने हैं तो मोहनगढ़, और एक आपका आता है सूरतगढ़, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों।
तो दोस्तों ये थे कुछ एक बालुका स्तूप के प्रकार जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में आते हैं। इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ें इसमें और पढ़नी है। ईर्ग है, दरियन है, कारवां है, प्लाया झीलें हैं, बालसन है, खड़ीन है, बाजादा है, टाट है, रन है, ढांड है, इन सभी के विषय में हमें चर्चा करनी है। लेकिन इस वीडियो में तो ये इतना कुछ हो नहीं पाएगा। ये बातें अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा समय आपको मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी बता चुकी हैं। जल्दी ही आपकी जो है वैकेंसी आने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इसी तरह से आपकी तैयारी चलती रहे। ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूरी करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।